उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में आज प्रदेश के आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल द्वारा आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन समारोह में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि बाबा साहब के असली पुजारी भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पिछड़ों और दलितों के दुश्मन है। इन लोगों ने हमेशा संविधान विरोधी कार्य किया है। उन्होंने दावा किया है कि मिल्कीपुर उपचुनाव और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। वहीं उन्होंने बीते कुंभ में प्रधानमंत्री द्वारा सफाई कर्मियों के पैर धोने की याद दिलाते हुए अखिलेश और राहुल पर तंज भी कसा। राजीव सिंह तेली जी हरियाणा, शशांक सिंह जी प्रमुख प्रतिनिधि हरियाणा, हमारे सुख सागर मिश्र मधुर अध्यक्ष नगर पालिका हरदोई, राम प्रताप सिंह जी हमारे ये सब नए अध्यक्ष बने हैं, ऐसा मुझे बताया गया। सभी नए अध्यक्षों को, मंडल अध्यक्ष बनने वालों को बधाई। श्री राम प्रताप सिंह जी, दिनेश वर्मा जी, अजय सिंह जी, मुदित वाजपेयी जी, संचालन कर रहे राम प्रकाश शुक्ला जी, जो हमारे छायाकार मित्र सुमित सोनकर जी, अवनीश चंदानंद यानी मीडिया का काम देखते हैं, और यहाँ पर उपस्थित बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के अन्य पदाधिकारी, कार्यकर्ता, बड़े बुजुर्ग, नौजवान दोस्त, माताओं बहनों, पत्रकार मित्रों। भारतीय जनता पार्टी की पहचान आप जानते हो, आज देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में। विश्व में भारतीय जनता पार्टी से बड़ी कोई पार्टी नहीं है और नरेंद्र मोदी जी से बड़ा दुनिया में कोई नेता भी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा करने वाले, दुनिया का सबसे बड़ा नेता बनाने का अवसर देने वाले आप सब कार्यकर्ता हैं, जनता है, जनार्दन है। और जहां तक मैं जानता हूं, आप में से कई वरिष्ठ लोग हैं, लगातार मुख्यमंत्री पद पर रहने और फिर लगातार प्रधानमंत्री पद पर रहने का अगर कोई रिकॉर्ड बनाने का काम किया है तो आप सबके आशीर्वाद से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। 2024 के लोकसभा चुनाव अभी कुछ ही दिन हुए हैं, 4 जून को रिजल्ट आया था 24 में। हरदोई वालों ने तो कमल खिला दिया, कमाल दिखा दिया। आपका सबका अभिनंदन करता हूं। थोड़ा उत्तर प्रदेश में हम लोग जो अपेक्षा थी उसके अनुरूप हमें रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन कार्यकर्ताओं ने सोचा कि अरे ये क्या हो गया, और उन्होंने कमर कसी। इसके बाद चुनाव आया हरियाणा के विधानसभा का। कांग्रेस तो शपथ ग्रहण की तैयारी कर रही थी, कौन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा इसकी लड़ाई लड़ रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जैसे अर्जुन को गुरु द्रोणाचार्य ने कहा था चिड़िया दिखाई दे रही है, क्या नहीं, मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। हरियाणा में भारतीय जनता, कांग्रेस तो शपथ ग्रहण की तैयारी कर रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य था मेरा बूथ सबसे मजबूत। वह कार्यकर्ताओं ने करके दिखाया। और इसी 2024 हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार शपथ ले चुकी है। और इसके पश्चात आपने देखा भी महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र के इतिहास की सबसे बड़ी विजय भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के खाते में आई है। वह सब कार्यकर्ता और जनता के आशीर्वाद का प्रताप है। मेरे भाई बहन, मैं आप सब लोगों से यहां पर कहना चाहता हूं, हरदोई तो मैं 2014 भी आपने जिताया, 2017 में यहां आदरणीय अग्रवाल जी सही कह रहे हैं, 2017 में एक सीट हमारी बच गई थी, लेकिन अब हमारी सीट कोई बची नहीं। नितिन जी भी अब हमारे हो गए, इसलिए अब हरदोई में कमल ही कमल ही कमल है। कोई बचा तो नहीं है यहाँ हरदोई में कमल के अलावा, सब है ना। तो यहाँ चारों तरफ कमल है, और यह कमल है और कमल रहेगा। हमें कमल रहेगा क्यों कह रहा हूं कि
27 में विधानसभा का चुनाव आने वाला है और समाजवादी पार्टी के मुखिया अपने समर्थकों से 27 का सत्ताधीश होने का होर्डिंग लगवा रहे हैं। लेकिन मैं आज हरदोई की धरती से कह सकता हूं पूरे दमदारी के साथ, आप सब कार्यकर्ताओं के बल पर कह सकता हूं, जनता के आशीर्वाद की ताकत पर कह सकता हूं, माननीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है काम, उसके बल पर कह सकता हूं 27 नहीं अखिलेश जी, 47 के बारे में भी मत सोचो। क्यों 47 के बारे में मैं कह रहा हूं? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने क्या लक्ष्य दिया है? अभी भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की है इस समय, और मोदी जी ने कहा तीसरी बार मोदी सरकार भारत की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने का काम करेगी। और क्या कहा है? 2047 तक विकसित भारत बनाने का काम करेंगे। गरीब आदमी गरीब नहीं रहेगा, उसको भी गरीबी की रेखा से बाहर निकाल करके राष्ट्र की मुख्य धारा में, समाज की मुख्य धारा में ला करके खड़ा करेंगे। और इसलिए 2047 तक अगर विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है, तो क्या ये सपा बसपा कांग्रेस वाले विकसित भारत बना सकते हैं क्या? बताओ, बना सकते हैं क्या? जोर से बताओ, हाथ उठा के बताओ, बना सकते हैं क्या? ये भारतीय जनता पार्टी ही बना सकती है। इसे 2047 तक का के लिए साइकिल को सफाई में ले जाओ अखिलेश जी। उत्तर प्रदेश में इसके लिए कोई स्थान नहीं है। तुम्हारा जो फर्जी पीडीए है ना, परिवार डेवलपमेंट एजेंसी चला रहे हो, उस फर्जी पीडीए का काम खत्म हो गया है। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा की 9 सीटों के उपचुनाव हुए। आप सब कार्यकर्ताओं के ही बल पर, यही कार्यकर्ता था और उन क्षेत्रों में विजय दिलाने का काम किया जहां हम लोकसभा का चुनाव हार गए थे, लेकिन विधानसभा में 9 में से 7 सीटें जिता करके, और एक ऐसी सीट जिताए हैं, उधर की सीट है जहां 65% मुस्लिम मतदाता है, वहां पर 1,45,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजय प्राप्त हुई है। चूड़े हिल गई। कटेहरी जो इनका गढ़ बना हुआ था, वहां पर भी कमल खिल गया। और मैं विश्वास से कह सकता हूं आज कि 2027 में करहल में भी कमल खिला देंगे, करहल में भी कमल खिला देंगे। 2027 का या जो विधानसभा का चुनाव आने वाला है, उस चुनाव को लेकर के अभी से तैयारी शुरू करो। मेरा बूथ सबसे मजबूत, और मैं तो नारा लगाता रहा हूं। 2016 में जब मुझे राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया, तो मैं तो उसी दिन नारा लगाया था कि 100 में 60% वोट हमारा, 40% वोटों में बंटवारा है, और बंटवारे में भी हमारा है, क्योंकि हमने सबका साथ सबका विकास किया। कोई भेदभाव हुआ है क्या? गरीब कल्याण की योजना में कोई भेदभाव हुआ है क्या? कोई राशन देने में भेद हुआ है क्या? आयुष्मान कार्ड बनाने में भेद हुआ है क्या? आवास देने में भेद हुआ है क्या? हर घर नल से जल पहुंचाने में भेद हुआ है क्या? उज्ज्वला योजना की गैस कनेक्शन देने में भेदभाव हुआ है क्या? सौभाग्य योजना में जिन घरों में बिजली नहीं पहुंची थी, क्या उन घरों में बिजली पहुंचाने में कोई भेदभाव हुआ है क्या? नहीं हुआ। हम भेदभाव नहीं करते, हम सबका साथ सबका विकास करते। इसलिए 100 में 60 हमारा, 40 में बंटवारा, और बंटवारे में भी हमारा। इसलिए ये बात हम दमदारी के साथ कहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कल उन्होंने कुछ अपने विचार किए। तमाम हमारे युवा साथी राजनीति के लिए, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे युवा हमारे ये सोचते हैं कि पढ़ लिख करके हमको केवल ब्यूरोक्रेट बनना है, हमको कोई उद्योगपति बनना है, हमको किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को अपना अपना प्रोफेशन तय कर लेते, राजनीतिक क्षेत्र में नहीं आना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा है, मैं पूरे हिंदुस्तान से 1 लाख ऐसे युवाओं को राजनीति में लेकर के आऊंगा और इस भारत को विश्व में नंबर 1 बनाने का रास्ता उनके माध्यम से तय करने का काम करूंगा।
मैं आप सब यहाँ पर जो आए हो, मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि कार्यकर्ता के नाते हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में जो आज बूथ का अध्यक्ष है, वो कल का जिला अध्यक्ष हो सकता है, प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो केशव प्रसाद जैसे कार्यकर्ता में बहुत सामान्य परिवार से निकल करके आए। मैं 2012 में आदरणीय अग्रवाल जी पहली बार विधानसभा में चुन करके आए। 2014 में फूलपुर लोकसभा से सांसद चुना गया और 2 साल ही लोकसभा का कार्यकाल नहीं हुआ था, उसी समय मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना दिया और उस समय समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी। लेकिन अग्रवाल जी का स्थान सपा में नहीं होना चाहिए, तो उसी समय हमारे साथ आना चाहिए था, लेकिन उस समय नहीं आए थे। लेकिन आज हम कह दे रहे हैं, दुरुस्त है। आज भाजपा परिवार की ताकत है, भाजपा परिवार के साथ जुड़े हैं और भाजपा परिवार उनके सम्मान का सदा ध्यान भी रखे कि यह भी मैं कह सकता हूं। साथ ही मैं ये कहूं, जब 2016 में मुझे अध्यक्ष बनाया गया तो उत्तर प्रदेश में हमारे 40 विधायक थे। नितिन जी उस समय भी सदन में थे और 2017 में जब हमारी सरकार बन गई उस समय भी नितिन जी सदन में थे। नितिन जी बहुत परिश्रम करके सदन में जाते थे, ऐसे ऐसे सवाल लेकर के विपक्ष की ओर से आते थे कि वह सवाल कई बार कई हमारे माननीय मंत्रीगणों को परेशानी में भी डालता था। लेकिन हमें खुशी उस दिन हुई जिस दिन आदरणीय नरेश अग्रवाल जी के साथ साथ नितिन जी भी भाजपा के साथ जुड़ गए, क्योंकि उस समय सदन में दूसरे दल के सदस्य थे, लेकिन उनके अनुभव बहुत अच्छे। उन्होंने अपने पिताजी से बहुत कुछ सीखा, अपने परिवार से बहुत कुछ सीखा। और अगर कि विरोध की जहां तक बात है, अभी मैं नितिन जी का भाषण सुन रहा था, वो कह रहे थे मेरा बहुत लोग विरोध करते हैं। अरे विरोध तो ताकतवर लोगों को होता है, कोई कमजोर लोगों का कोई विरोध नहीं करता। आप अपनी पार्टी की ताकत बढ़ाइए और पार्टी की ताकत को बढ़ाने में अगर आपका विरोध होता है तो उसे आप, क्या भाजपा का विरोध देश में नहीं हो रहा है क्या? मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, क्या मोदी जी का विरोध करने वाले नहीं है क्या? उनका भी विरोध करते हैं। तो विरोध करने वालों की चिंता किए बगैर हमारा लक्ष्य निर्धारित है। हम हरदोई के विकास के लिए, हम उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, हम देश के विकास के लिए, हम गरीबों के उत्थान के लिए, नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो कुछ अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। अगर प्रदेश का 8 लाख करोड़ के लगभग का बजट है तो हरदोई का जो हिस्सा है उस हिस्से में हरदोई का अधिक आवे, इसके लिए मैं भी आपके साथ सदा सहयोग करने को तैयार हूं, यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ सहयोग करने को तैयार। और आपकी भी यह जिम्मेदारी तो है ही, आप जिम्मेदारी को निभा भी रहे। मैं आप सब लोगों के सामने आज यहां पर यही कहूंगा कि 2014 से जब से देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, हम 2025 में खड़े हैं। मुझे बताइए, मोदी जी के आने के बाद देश बदला है कि नहीं बदला? जोर से बताइए, बदला है कि नहीं बदला है? उत्तर प्रदेश में 2017 में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व हमारी सरकार बनने के बाद बताइए प्रदेश बदला है कि नहीं बदला? हम आपको भरोसा दिलाते हैं। अभी तो जो कुछ आप देख रहे हो ये झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी। अभी प्रयागराज के कुंभ से मैं अभी क्षेत्र में तैयारियां चल रही है, कल मैं वहां से आया, जो हरदोई के कार्यक्रम में आने के लिए कल आया। नहीं, मेरा मन था कि प्रथम स्नान संपन्न हो जाए तब उसके बाद वहां से आए। प्रयागराज के कुंभ को लेकर के आप सबके मन में उत्सुकता है, जानकारी है ना सबको? कुंभ हो रहा है, इसकी जानकारी हाथ उठा के बताओ ना, है जानकारी? कितने लोग चलना चाहे तो जरा हाथ उठा के बताओ। मुझे लग रहा है नितिन जी ने बस पहले से खड़ी कर दिया, इसलिए आप लोग तैयार हो। आप सब आए, आप सबका स्वागत है। आपको बताना चाहता हूं, प्रयागराज का कुंभ का इस बार जो अवसर है, 144 साल के बाद
ऐसा दुर्लभ और अद्भुत संयोग है, ऐसा शुभ मुहूर्त है जो ज्योतिषीगण विद्वानगण बताते हैं कि 144 साल पहले इस प्रकार का मुहूर्त आया था। तो अगर आपके पास अवसर है तो आप सबको आह्वान करूंगा, सभी बड़े बुजुर्गों से, नौजवान दोस्तों से, माताओं बहनों से, हरदोई वासियों से, प्रदेशवासियों से, देशवासियों से, दुनिया भर में बसे हुए भारतवंशियों से, जो आना चाहता वो आवे, उनका स्वागत है। मैं चूंकि प्रयागराज का रहने वाला हूं तो मेरे लिए अतिथि देवो भव, आपका स्वागत है। जब आप आएंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। गंगा जी में डुबकी लगाने का सुनहरा अवसर जरूर प्राप्त होगा। और अगर आपके पास समय 1 सप्ताह का होगा तो भी पूरा मेला क्षेत्र अगर आप घूमना चाहेंगे तो अभी कम पड़ जाएगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। इतना विस्तृत मेला क्षेत्र का विस्तार किया गया है। मैं आप सब लोगों से आज यहां पर यही कहूंगा, यहां यद्यपि भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी है, नितिन जी सहित हमारे एक और यहां पर मंत्रिपरिषद में बहन है, रजनी जी, आप जानते हैं हमारे विधायक गण हैं, हमारे सांसद गण हैं, सब आपको सुनते हैं। कोई भी कभी कोई समस्या ऐसी भी हो, आपको लगे कि यहां समाधान नहीं हो पाया, मैं खुलेआम ऐलान करता हूं। 7 कालीदास मार्ग में कैंप कार्यालय में ही बैठता हूं। क्यों? कि कोई उत्तर प्रदेश के 75 जिले में से कहीं से भी अगर कोई आना चाहे तो उसको विधानसभा सचिवालय में घुसने में पास बनवाने की दिक्कत ना हो, इसलिए 7 कालीदास मार्ग का दरवाजा आप सबके लिए सदा खुला हुआ है। मैं आप सबको यह भी कहना चाहता हूं और मैं सदा यही कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, मैं कार्यकर्ता पहले हूं, डिप्टी सीएम बाद में हूं, और अधिकारियों को भी मैं खुले मंच से कहा करता हूं, मेरे कार्यकर्ता का सम्मान, मैं उप मुख्यमंत्री हूं, आप मेरा सम्मान करें, मुझे मैं आया हुआ सलामी दिलवाएं पुलिस से, कोई निर्देश दो उसका पालन करें, लेकिन अगर मेरे कार्यकर्ता की कोई ना सुने तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं करता। जो अभी नितिन जी ने कहा कि मैं कार्यकर्ताओं के सम्मान से समझौता नहीं करता, तो हमारी अगर आज डबल इंजन की सरकार है तो जनता का आशीर्वाद है, लेकिन माध्यम कौन है? अगर कोई हरदोई से लखनऊ पहुंचना है तो पहुंचने के लिए जो माध्यम है वह माध्यम हमारा कार्यकर्ता है, जिसके परिश्रम से भारतीय जनता पार्टी जीतती और सरकार बनती। 2014 में जब हम लोकसभा चुनाव जीते थे उत्तर प्रदेश का और देश का, उस समय किसी को विश्वास नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत प्राप्त करेगी, लेकिन 2014 में नारा देश में एक गूंजा 272 प्लस का, और आप सब ने उसमें अपना योगदान दिया, इसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। अन्यथा मोदी जी जैसा नेता देश के प्रधानमंत्री के रूप में हमको नहीं मिलता। 2017 के विधानसभा चुनाव में लोगों को विश्वास ही नहीं था, एक यहाँ फैशन बना हुआ था, सपा जाएगी तो बसपा आएगी, बसपा जाएगी तो सपा आएगी, लेकिन उसके बीच में से आपने कमल खिला करके उत्तर प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी विजय 325 सीटें 403 में से जिता करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में भी बनाने का काम किया। लगातार 2 जीत हुई। 2019 में उत्तर प्रदेश में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए सपा बसपा ने गठबंधन कर लिया, लेकिन मैं धन्य है आप सब लोग कि सपा बसपा के गठबंधन के बाद भी आपने हरदोई और उत्तर प्रदेश में कमल खिलाया और 300 से अधिक सीटें जिता करके दूसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार बनाने का काम। 2022 के विधानसभा चुनाव में आप सबको याद होगा, समाजवादी पार्टी अहंकार के आकाश में पहुंच गई थी। वो कह रहे थे इस बार हम 400 से ज्यादा विधानसभा सीटें जीतेंगे। उनके गुंडे, उनके अपराधी, उनके माफिया, उनके दंगाई चुनाव से पहले ही गांव-गांव में अराजकता का माहौल बनाने का काम किए थे। लेकिन धन्य है, हरदोई हो, उत्तर प्रदेश हो, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं कि सपा के अहंकार को चकनाचूर 2022 में आपने कर दिया और 271 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को जिता करके दूसरी बार उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बना करके सपा बसपा का खेल खत्म कर दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में ये झूठ बोल करके, गुमराह करके
बाबा साहब के सबसे असली पुजारी हम हैं, भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी नहीं है। ये पिछड़ों के, दलितों के दुश्मन है। इन लोगों ने सदैव जो कार्य किया वो संविधान विरोधी कृत्य किया है। जब ये सत्ता में थे तो पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, गांव के लिए कुछ नहीं किया। आज एक गरीब मां बाप का बेटा, एक पिछड़ी जाति में पैदा होने वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया। इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इनको लग रहा है कि देश की सत्ता पर अस्थायी अधिकार इनका है, लेकिन देश के लोकतंत्र की ताकत के बल पर जनता ने दिखा दिया कि हमने देश की बागडोर मोदी जी को सौंपा था और मोदी जी को फिर सौंप दिए हैं। और इनको ये समझ में आ गया, झूठ बोलो जितना बोलना हो। लोकसभा के चुनाव में झूठ बोल करके कांग्रेस और सपा ने कुछ सीटें अपनी बढ़ा लिया, लेकिन कांग्रेस हरियाणा में भी थी, महाराष्ट्र में भी थी। क्या हश्र हुआ? जो हश्र उत्तर प्रदेश में हुआ था वही हश्र इनका हरियाणा और महाराष्ट्र में हुआ। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में जनता ने इनको फिर से सबक सिखा दिया। आने वाले समय में जब 2027 का भी मिल्कीपुर चुनाव होने जा रहा है, मैं पूरे दावे से कह सकता हूं, मिल्कीपुर विधानसभा में लोग रिकॉर्ड वोटों से, वहां की जनता के आशीर्वाद से जीतेंगे। ये आपको हम यहां पर कह करके जा रहे हैं। अभी दिल्ली का विधानसभा हो रहा है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी इस बार कमल खिलने जा रहा है। झूठ की राजनीति ज्यादा दिन नहीं टिकती है। गुमराह करके, अफवाह फैला करके, गलत चीजें समाज में जानकारी दे करके एक बार कहीं कोई फायदा पा सकता है, लेकिन बार बार फायदा नहीं मिल सकता। इस बार दिल्ली में भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है, आपके भी सबके तमाम रिश्तेदार, नातेदार दिल्ली रहते होंगे, फोन करना, इस बार कमल का बटन दबाना है। क्योंकि अगर दिल्ली को भारत की राजधानी है, विश्व की सभी राजधानियों से बेहतर राजधानी अगर कोई बना सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार बना सकती है। इससे इस बार दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रणी है। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि जो भी उत्तर प्रदेश सरकार के खजाना, देश का खजाना, प्रदेश का खजाना, डबल इंजन का यही फायदा है। जैसे हम प्रयागराज का कुंभ कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि वहां कुंभ में व्यवस्था नहीं है। अरे श्री अखिलेश यादव जी, 2013 में आप ही मुख्यमंत्री थे, उस समय भी महाकुंभ हुआ था। आपने तो अपने चचा मोहम्मद आजम खां को कुंभ की बागडोर सौंप दी थी। वहां दुर्घटना हो गई थी, कितने लोग मारे गए थे, भूल गए हो? मैं याद दिला रहा हूं, हमने 2019 का अर्ध कुंभ किया, 24 करोड़ लोग आए, किसी को खरोच भी नहीं लगी। इतना दिव्य, भव्य, सुरक्षित और सफल कुंभ संपन्न हुआ। 40 से 50 करोड़ लोग 2025 के महाकुंभ में आने जा रहे हैं और 2025 के महाकुंभ में सरकार की ओर से सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन आपको अगर याद हो, जब देश का प्रधानमंत्री कौन, माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसा हो, और वह कुंभ स्नान करने के लिए आते हैं और स्नान करने के बाद वह किन्हें सम्मान देते हैं? जो कुंभ मेले की सफाई करने वाले कर्मचारी थे, उनको कुर्सी पर बैठाकर, स्वयं जमीन पे बैठ करके उनके चरण धो करके उनको सम्मान देने का काम करते हैं। ये अखिलेश जी आप नहीं कर सकते, आपका दोस्त राहुल गांधी भी नहीं कर सकते, ये मोदी जी ही कर सकते हैं। श्रमिकों का सम्मान, गरीबों का सम्मान, माताओं का सम्मान, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का काम यह कौन कर सकता है? ये मोदी जी कर सकते हैं। मैं आप सब लोगों से आज यहाँ पर यही निवेदन करके जाऊंगा, क्योंकि आगे अभी कुछ सरकारी बैठकें भी है, पार्टी कार्यालय में भी बैठक है। आप सब कार्यकर्ताओं से कहूंगा, कार्यकर्ता के रूप में एक चट्टान की तरह आप डटे रहिए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं का जितना सम्मान है वह किसी का सम्मान नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में मैं भी कार्यकर्ता हूं, हमारे नितिन जी भी कार्यकर्ता है, मंच पर 2 लोग बैठे हैं, हम सब पार्टी के कार्यकर्ता पहले हैं। ये जिम्मेदारियां तो आती और जाती रहती हैं। हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के रूप में जहां पर है वहां कमल का फूल ऐसे खिला दें कि लक्ष्मी जी साक्षात वहां पर आकर के विकास के लिए कोई कमी न रह जाए, इस प्रकार की व्यवस्था हो जाए। ऐसा मैं निवेदन आह्वान करके, आप सब कार्यकर्ता इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, मैं यह देख करके भी
बहुत आह्लादित हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एक साथ आते हैं। और नितिन जी, आपने इस प्रकार का प्रयास किया, आपकी बहुत सराहना। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी इनका आप उद्बोधन सुन रहे थे। आप सबके भी वो चहेते हैं और आप सब भी उनके चहेते हैं, ऐसे आदरणीय नरेश अग्रवाल जी। उन्होंने मुझे भगवान श्री रामलला का वह विग्रह भेंट किया जो इस समय श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान है। और आज रामलला के विराजमान होने के 1 वर्ष पूरे हो गए। इसे जोर से बोलिए, जय श्री राम। मैं सबसे पहले तो कार्यकर्ताओं का यह विशाल समागम आयोजित करने के लिए हमारे प्रदेश सरकार में मंत्रिपरिषद के साथी और आप सबके लोकप्रिय विधायक श्री नितिन अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री अजीत सिंह बब्बन जी, हमारे जो इस जिले के प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं शंकर लाल लोधी जी, इन सबको कार्यकर्ताओं का समागम करने के लिए मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। यार तो तुम आ जाओ ना। अभी जब मैं चूंकि मंच पर इस प्रकार से शायद एक साथ आदरणीय अग्रवाल जी के साथ मैं पहली बार, आप सबसे कितनी निकटता है, कितना प्यार है, कितना दुलार है, वह सब मैंने देखा। क्योंकि बातचीत से अंदाजा लग जाता है, मैं भी आयु छोटी है लेकिन संगठन का काम करते करते अनुभव थोड़ा हो गया है। इतनी अपनत्व भरी बात जो कर लेता है उसका अपनत्व की कोई सीमा नहीं होती। मतलब एक दूसरे में जैसे दूध और चीनी मिल जाते हैं वैसे सब एक दूसरे में समरस है। इस भाव से आप सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए नजर आए। मैं इसके लिए भी, और कहीं शांति से एकदम बैठ करके आपने आदरणीय अग्रवाल जी को सुना। बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े अनुभवी हैं। वो हरदोई के ही नहीं, उनको पूरे प्रदेश में, देश में जाना जाता है। ऐसे आदरणीय नरेश अग्रवाल जी जो पूर्व सांसद भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं और आज यहाँ मंच पर हैं। हमारे नितिन अग्रवाल जी जो आज के कार्यक्रम के लिए मैं पहले शायद 4 तारीख को आप कह रहे थे ना जी, 5 तारीख को मैंने कहा भाई साहब मैं तो 5 तारीख को मुझे दिल्ली रहना था किसी काम से। उन्होंने कहा किस दिन रह सकते हैं, तो मैं उस दिन कर लेता हूं। तो मैंने कहा देखिए 10 तारीख के बाद ही रह पाएंगे। तो आपने वह तिथि 11 तारीख, मतलब आज 12 तारीख हो गई ना, 11 तारीख कर दिया। और 11 तारीख जब कर दिया तो कल तो मैं तीर्थराज प्रयाग में था जहां महाकुंभ का 2025 का आगाज होने वाला है। थोड़ी अड़चन आ रही थी लेकिन मैंने कहा चलो मैं चाहे जैसे भी पहुंचूंगा जरूर, क्योंकि कार्यकर्ताओं का समागम होता है तो मैं भी पहले कार्यकर्ता मानता हूं, बाद में अपने को मुख्यमंत्री मानता हूं। इससे मैं आने का यहाँ पे निर्धारित कर लिया था। हमारे लोकप्रिय सांसद भाई अशोक रावत जी, आप सब सुन चुके होंगे क्योंकि कार्यक्रम देर से चल रहा है। मैं आज सड़क मार्ग से आया तो थोड़ा देर भी लगी है। हमारे जिले के अध्यक्ष श्री अजीत जी बब्बन जी, जिनको आप सब जानते हो, कहते हैं आप सबके, बहुत अच्छे से संगठन का काम कर रहे हैं। हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष और जिले की प्रथम नागरिक बहन प्रेमावती जी, हमारे अनुसूचित मोर्चे के क्षेत्रीय महामंत्री श्रीमान पीके वर्मा जी, हमारे विधान परिषद में सदस्य साथी श्रीमान अशोक अग्रवाल जी, हमारे जिले के प्रभारी यहाँ हरदोई के श्री शंकर लाल लोधी जी,
मैं और नाम ले रहा हूं। आदरणीय धर्मवीर सिंह जी पन्ने, प्रमुख अहिरोडी, श्री धर्मेंद्र सिंह जी हमारे प्रमुख प्रतिनिधि बावन, धनंजय मिश्रा जी प्रमुख प्रतिनिधि सुरसा, रवि